बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हेपेटाइटिस वायरस। जिस तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेटरी वायरसेस होते हैं, कुछ टिपिकल होते हैं, एटिपिकल होते हैं। मतलब कुछ ऐसे वायरसेस थे जो इनहेबिट भी रिस्पायरेटरी ट्रैक को करते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं, उसको इसके अंदर ही रेप्लिकेशन करते हैं और रेप्लिकेशन के बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज करवाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे वायरस हो गए जो लीवर के अंदर ही रेप्लिकेट करने के बाद लीवर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और किसी ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो उनको बोलते हैं हेपेटाइटिस वायरस। अब हेपेटाइटिस वायरस वे भी टिपिकल हो गए, एटिपिकल हो गए। मतलब कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जो हेपेटाइटिस करवा देते हैं लेकिन वो दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो वो उनको कहेंगे हम एटिपिकल के अंदर। ठीक हो गया। अब जो टिपिकल हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो टिपिकल के अंदर आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं। हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है और एक जी भी आ गया तो हेपेटाइटिस जी है। जबकि एटिपिकल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? ठीक है। अब ये वाले जो एटिपिकल है ये एक्सक्लूसिव हेपेटाइटिस वायरस नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, लीवर को इन्फेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये लीवर के अलावा दूसरी बॉडी के ऑर्गन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। हम इनके अंदर एटिपिकल के अंदर किस किस को शुमार करते हैं? तो पहला आ जाता है साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। साइटोमेगालो वायरस और एप्स्टीन बार वायरस दोनों के दोनों हर्पीस वायरस है। और इसके बाद येलो फीवर वायरस। तो एप्स्टीन बार वायरस, येलो फीवर वायरस है और इसके अलावा साइटोमेगालो वायरस। तो ये वाले जो तीन है, ये वाले क्या है, एटिपिकल है, और जबकि ये वाले टिपिकल हेपेटाइटिस वायरसेस हैं। ठीक हो गया। हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इनको कवर करना है क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस, येलो फीवर और साइटोमेगालो वायरस इनके ऊपर एक रिस्पेक्टिव चैप्टर्स है और इनके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनानी है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा इन वायरसेस के ऊपर होगा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई के ऊपर। अब आपको बताता जाऊं कि ये जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई है, ये सारे के सारे हीट्रोजीनस वैरायटी के होते हैं। सारे के सारे हीट्रोजीनस के हैं। कुछ डीएनए वायरसेस होते हैं, कुछ आरएनए वायरस होते हैं, कुछ एनवेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन एनवेलप्ड होते हैं। ठीक हो गया। किसी में न्यूक्लियोकैप्सिड हेलिकल होता है, किसी में कोसाहेड्रल होता है। लेकिन इनको एक ही कैटेगरी के अंदर इसलिए शुमार करते हैं क्योंकि सारे के सारे हिपैटोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं। किसको इन्फेक्ट करते हैं? हिपैटोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हेपेटोसाइट की इन्फेक्शन की वजह से हम इनको एक ही कैटेगरी के अंदर डालते हैं। अब ये हेपेटोसाइट को ही क्यों इन्फेक्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास ऐसी प्रोटीन होती है इनके इन्वेलप के ऊपर या इनके सरफेस के ऊपर जो सिर्फ हेपेटोसाइट के सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ हेपेटोसाइट को ही डिस्ट्रॉय कर देते होते हैं। और आपको एक और चीज बता दो, पहली कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी? ये इन्फेक्ट करते हैं हेपेटोसाइट को, लेकिन ये हेपेटोसाइट को डायरेक्टली किल नहीं करते, डायरेक्टली हेपेटोसाइट की डेथ नहीं करवाते, बल्कि ये इनडायरेक्ट करवाते हैं। किस तरह से करवाते हैं कि इन वायरस के अगेंस्ट क्या आ जाता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। साइटोटॉक्सिक टी सेल उन एंटीजन के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाते हैं जो हमारे हिपैटोसाइट की सरफेस के ऊपर डिस्प्लेड होते हैं। और आपको पता है कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं ये किसको रिकॉग्नाइज करते होते हैं? MHC1 कॉम्प्लेक्स एंटीजन। ठीक हो गया। यानी ऐसा एंटीजन जो MHC टाइप 1 के साथ कॉम्प्लेक्स किया हुआ होता है, इन एसोसिएटेड होता है। ठीक है। तो उसको ही रिकॉग्नाइज करते होते हैं। और ये वाला जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये हेपेटोसाइट को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसका मतलब क्या हुआ, जो हेपेटाइटिस वायरस है ये डायरेक्टली किल नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली किल करते हैं। अब इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज वगैरह को देख लेते हैं। अब तमाम के तमाम वायरसेस क्या होगी, अब कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शन वगैरह देखने को मिलती है। अब पहली बात कि हम जी को पहले हम हटा देते हैं यहाँ से। जी वैसे एक्स्ट्रा में आ जाता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई है, सारे के सारे क्या होगी, आरएनए है। सारे के सारे क्या आरएनए है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, लेकिन सिवाय एक के, वो है हेपेटाइटिस बी वाला। हेपेटाइटिस बी, इसको याद करने का तरीका क्या है, बाई। ठीक है। और बाई, बाई का मतलब दो और डाई का मतलब भी दो। तो ये होगा डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन वो इंटरप्टेड होता है, सर्कुलर होता है। ठीक हो गया। इंटरप्टेड होता है और सर्कुलर होता है। ठीक हो गया। ओके। तो पहली बात के सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल हैं इन सबके जीनोम के अंदर, लेकिन इसके अंदर डीएनए होता है। अब इसके अलावा तमाम वायरसेस के अंदर क्या होती है, रेप्लिकेशन प्रॉपर होती है, लेकिन एक के अंदर रेप्लिकेशन डिफेक्टिव होती है। वो किसके अंदर होती है? वो हेपेटाइटिस डी के अंदर। तो यहां पर डी से डिफेक्टिव और डी से हेपेटाइटिस डी वायरस। ठीक है। तो इसमें डिफेक्टिव क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। हम एक्सेप्शन को नोट करें, बाकी सब के अंदर रेप्लिकेशन बिल्कुल ठीक होती है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ चूंकि ये वाला डीएनए वायरस, ठीक है, तो इसके पास ही डीएनए पॉलीमरेज होगा और किसी के पास होगा ही। ठीक है। सिर्फ इसी के पास ही डीएनए पॉलीमरेज होगा। ओके। और जो एक स्पेशलाइज्ड एंटीजन होते हैं जिनको बोलते हैं HBsAg, तो जो स्पेशलाइज्ड एंटीजन होते हैं एनवेलप के अंदर वो आपको हेपेटाइटिस बी और डी में देखने को मिलती है। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ये कौन से एंटीजन होते हैं। तो ये
हेपेटाइटिस बी और डी में देखने को मिलती है, ठीक हो गया, और किसी के अंदर नहीं होता। और ये सारे के सारे हीट्रोजीनियस वैरायटी के हैं, मतलब कि हेपेटाइटिस ए वायरस पिकोरना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, हेपेटाइटिस बी वाला हिपेडना वायरस से, हेपेटाइटिस सी वाला फ्लैवी वायरस से, हेपेटाइटिस डी वाला डेल्टा वायरस से, और हेपेटाइटिस ई है कैल्सी वायरस। इसको याद करने का तरीका क्या है कि आपको पता है कि डी से हेपेटाइटिस डी वायरस और डी से डेल्टा, ठीक हो गया। इसके अलावा सी से कैल्शियम, और कैल्शियम और फ्लोराइड का तकरीबन एक्शन सिमिलर हमें देखने को मिलता है बोन के ऊपर। तो सी से हेपेटाइटिस सी वायरस और एफ से फ्लैवी वायरस, ठीक है, फ्लैवी वायरस। और हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसको आपने हिपेडना के अंदर डालना है, क्योंकि हिपेडना की स्पेलिंग देखो तो उसके अंदर डी आ रहा है, और हेपेटाइटिस बी के अंदर जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है, और इसमें डीएनए पॉलीमरेज भी होता है, ठीक हो गया। तो हिपेडेना वायरस से बिलोंग करेगा, जबकि हेपेटाइटिस ए है पिकोरना वायरस से, और हेपेटाइटिस ई है कैल्सी वायरस से बिलोंग करता होता है, ठीक हो गया, हेपेटाइटिस ई कैल्सी वायरस से। और इनके अलावा इनमें क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, इस जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है, हेपेटाइटिस ए और ई हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और ई, इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये दोनों ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। बाकी जो हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, ये ट्रांसमिट होते हैं किस रूट से, ब्लड और सेक्सुअल। और हेपेटाइटिस बी के पास एक और आ जाती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि ये बर्थ के टाइम पर जो इन्फेक्टेड बर्थ के नाल से भी ट्रांसमिट हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर टू चिल्ड्रन। तो ये ब्लड और सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन से आगे फैल जाते हैं, ठीक हो गया। अब चूंकि ये अब हेपेटाइटिस ए और ई में एक और चीज़ कॉमन है, वो है इनकी क्रोनिक कैरियर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, क्रोनिक कैरियर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती होती, ठीक हो गया, क्रोनिक कैरियर स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। और जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन और जो इम्यून ग्लोबुलिन्स दोनों यूजफुल किस कंडीशन के अंदर होते हैं, हेपेटाइटिस ए और बी में, मतलब इन्हीं दो के अगेंस्ट ही वैक्सीन बनती है और इन्हीं दो के अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूजफुल होती है, ठीक हो गया। तो वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन वाला फार्मूला लिख लेंगे हेपेटाइटिस ए और बी के अंदर। और लेबोरेटरी टेस्ट क्या होते हैं इनकी डायग्नोसिस के लिए, कि आप क्या करते हो, ए की अगर डायग्नोसिस करनी है तो आप IgM देखते हो, अगर आपने बी की करनी है और आपने क्या करना है डी की करनी है तो वहाँ पे HBsAg होता है, जबकि ई के लिए डायग्नोसिस के लिए कुछ भी नहीं होता, और हेपेटाइटिस सी के लिए एंटीबॉडीज वाला होता है, ठीक हो गया। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू हो गया, आपको समझ आ गया होगा हेपेटाइटिस के वायरसेस ए बी सी डी ई वाला। अब हम इसके थोड़ा सा और डिटेल की तरफ आ जाते हैं और अब इनकी समरी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो इनकी समरी तैयार करते हैं हेपेटाइटिस वायरसेस की, ओके। तो पहला वायरस है हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक हो गया। अब ये वाला वायरस, इसकी क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ये नेकेड वायरस है, ठीक है, इसके पास कोई इन्वेलप नहीं है। और हमने कहा था कि तमाम वायरसेस हो गए सिवाय हेपेटाइटिस बी के, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी RNA होगा, लेकिन एक के पास नेगेटिव पोलैरिटी वाला भी होगा RNA। वो कौन सा वाला है नेगेटिव पोलैरिटी वाला, अगर मैं आऊँ नेगेटिव पोलैरिटी वाला, तो नेगेटिव पोलैरिटी वाला यहाँ पे है, तो वो हेपेटाइटिस डी वायरस है, ठीक है, जिसके पास नेगेटिव पोलैरिटी वाला होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव पोलैरिटी वाला, बाकी सब में पॉजिटिव पोलैरिटी वाले देखने को मिलता है। अब ये वाला नेकेड है, जबकि ये वाला एनवेलप होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस ये भी एनवेलप्ड होता है। हेपेटाइटिस डी वायरस ये डिफेक्टिव वायरस है, ठीक है, ये क्या है, डिफेक्टिव वायरस है। अब डिफेक्टिव वायरस का मतलब क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को यूज करता है प्रोटीन कोट बनाने के लिए, और हेपेटाइटिस ई है, वंस अगेन ए और ई में क्या प्रॉपर्टी है, दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन एनवेलप्ड होंगे, नेकेड वायरस है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव पोलैरिटी RNA है, सबके अंदर कॉमन है, विरियन पॉलीमरेज किसी में नहीं है, DNA विरियन पॉलीमरेज किसके अंदर था, ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर था, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर था। इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है, ओरोफिकल रूट से होती है, इसकी बात भी कर चुके हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी की, सी की और डी की किस तरह से होती है, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन या सेक्सुअल बेस्ड ट्रांसमिशन भी होती है, ठीक हो गया। और इसकी कोई कैरियर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। और इसका जो विरीमिया होता है, विरीमिया का मतलब है ब्लड के अंदर वायरस का लेवल या टाइटर, वो काफी ज्यादा ब्रीफ होता है, ठीक है, लो टाइटर होता है और काफी ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है विरीमिया, ठीक है। और इसकी कोई कैरियर स्टेट या क्रॉनिक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, अब ये वायरस किसके अंदर रेप्लिकेट करता है, GIT के अंदर रेप्लिकेट करता है। GIT के अंदर रेप्लिकेट करने के बाद आपको पता है कि GIT का सारा ब्लड लीवर के पास जाता है, तो वो जाएगा ब्लड, और ब्लड से होता हुआ लीवर के पास चला जाएगा। अब ये वायरस आपको बताया था डायरेक्ट साइटोपैथिक नहीं होता, डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक नहीं होता, बल्कि ये इनडायरेक्ट होता है। ये हमारे साइटोटॉक्सिक T सेल को एक्टिवेट कर देता है, ठीक हो गया, क्योंकि जो है ना वायरस की जो प्रोटीन्स होती है वो हेपेटोसाइट अपने सर्फेस के ऊपर एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हेपेटोसाइट है और इसके ऊपर ये MHC का मालिक्यूल है, तो ये वायरस की प्रोटीन इस MHC मालिक्यूल के साथ प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी, और जब साइटोटॉक्सिक इसको देखेगा तो इस पूरे सेल को उड़ा देगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल को, और इस हेपेटोसाइट
हेपेटोसाइट की डेथ हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगर इस तरह ज़्यादा हो जाए तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लीवर की, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, ठीक हो गया। अब इसका मोस्ट यूजफुल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है कि आपको पता है कि एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर या सबसे पहला जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है उसमें IgM का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो IgM को देखोगे, इसके अगेंस्ट कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन सिर्फ 2 के अगेंस्ट अवेलेबल है, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B। और वैक्सीन के अंदर असल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैक्सीन होती है जिसके अंदर किल्ड वायरस होता है, ठीक है। तो वैक्सीन किसके अंदर आ जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर, और जो अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की। कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, इनमें क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, दोनों के दोनों इन्वेलप्ड होते हैं, लेकिन इसके पास हेपेटाइटिस बी वायरस के पास डीएनए होता है इसके जीनोम के अंदर, लेकिन डीएनए इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है इनकम्प्लीट। इस वजह से कहती है कि एक स्ट्रैंड में 1/3 पार्ट मिसिंग होता है और दूसरा स्ट्रैंड निक्ड होता है, मतलब उससे कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना हुआ होता। और इसके पास डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसके पास डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक पीस होता है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी का, जबकि नेगेटिव पोलैरिटी वाला आरएनए सिर्फ हेपेटाइटिस डी वायरस के अंदर होता है, नेगेटिव पोलैरिटी वाला। जबकि हेपेटाइटिस ए वायरस में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होगा, ओके। तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की। तो एक और कॉमन प्रॉपर्टी दोनों के अंदर है कि दोनों के दोनों हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज करवाते हैं। इनको आपने ट्यूमर वायरसेस के अंदर पढ़ना है। हेपेटाइटिस बी वायरस क्या होगा, डीएनए, जबकि हेपेटाइटिस सी वायरस क्या होगा, आरएनए वायरस होगा। दोनों के दोनों एनवेलप्ड होते हैं। अब होता क्या है कि जो HBV इनकोडेड डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज खुद ही इसका अपने जीनोम कोड करता है। तो वो डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला फंक्शन परफॉर्म करता है। कि किस तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा, कि ये वायरल mRNA को यूज करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेनी जीनोमिक डीएनए, ठीक हो गया। कि mRNA बनेगा, उस mRNA से क्या बनाएगा, डीएनए बना देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के तौर पर काम इस्तेमाल होगा। इसके 3 इंपॉर्टेंट एंटीजन होते हैं, एक होते हैं सरफेस एंटीजन, एक होता है कोर एंटीजन, एक होती है द ई एंटीजन। इसके अलावा एक और प्रोटीन भी होती है, ये वो प्रोटीन है जो लीवर का कैंसर करवाती है, जिसको बोलते हैं HBX, ठीक है। HB का क्या मतलब, H से हेपेटाइटिस और B से बी वायरस, और X से आप ये एज्यूम कर लो कि इसने लीवर को उड़ा देना है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा देना है। अब आपको पता है कि जो कैंसर है, कैंसर 2 मैकेनिज्म से उसके जरिए होता है। या तो आप ओन्कोजीन को, प्रोटो ओन्कोजीन को एक्टिवेट कर दो, या ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनहिबिट कर दो। इस केस में ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 को इनहिबिट कर देगी ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन इनहिबिट करने के बाद क्या कर देगी, कैंसर करवा देगी, स्पेसिफिकली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, इसकी ट्रांसमिशन ब्लड के जरिए होती है, बर्थ पे ड्यूरिंग बर्थ होती है, और बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है। पैथोजेनेसिस होती है, पैथोजेनेसिस इस तरह से होती है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, वो लीवर को, स्पेसिफिकली लीवर के हेपेटोसाइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इसके अंदर आपको क्रोनिक कैरियर स्टेट भी देखने को मिलती है। क्रोनिक कैरियर स्टेट 5% इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिलती है, और 90% ऑफ न्यू नेटल, अडल्ट के अंदर 5 और न्यू नेट के अंदर 90%, क्योंकि न्यू नेट्स के पास पुअर साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिविटी होती है। अब क्रोनिक कैरियर स्टेट की वजह से क्या होगा, जो हेपेटाइटिस होगा वो खत्म होने में नहीं आएगा, दवाइयां सारी उम्र लेनी पड़ती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, लीवर की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, फिब्रोटिक टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से सिरोसिस हो जाएगी, ओके। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा किस तरह से होता है कि जो वायरल डीएनए होता है हमारे हेपेटोसाइट के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, और वहां से HBX प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होता है वो जॉइंट्स के अंदर जाएगा तो वो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन करवा देगा, स्किन के पास जाएगा तो रैश करवा सकता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी करवा सकता है। अब इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह होती है, इसकी सेल कल्चर नहीं होता, इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट होती है। सीरोलॉजिकल टेस्ट किन किन के लिए होती है, सरफेस एंटीजन के लिए, सरफेस एंटीबॉडी के लिए। जो एंटीजन है HBS, HB का क्या मतलब हो, हेपेटाइटिस बी, और A से AG का मतलब एंटीजन, और सरफेस एंटीबॉडी HBsAb, ठीक हो गया। और कोर एंटीजन HBsAb, ठीक है। C से मुराद क्या होगा, कोर होगा। S से मुराद सरफेस है, ठीक है, सरफेस, ऐसे बड़ा सरफेस होती है, ठीक हो गया। अगर 6 महीने से ज्यादा हमें इसका लेवल ज्यादा देखने को मिले एंटीजन का, तो उसका मतलब वो क्रोनिक कैरियर स्टेट में है। और किसी को अगर ये वाला एंटीजन देखने को मिले तो वो ऐसा क्रोनिक कैरियर स्टेट है जो कि इन्फेक्शियस वायरस को बनाई जा रहा है। और जो किसी भी इन्फेक्शियस को या पैथोजेनिसिटी को शो करने के लिए जो हमारा इंडिकेटर होता है वो ई एंटीजन होता है, ठीक हो गया। किसी के अंदर ई एंटीजन ज्यादा है तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी को शो कर सकता है कि इसके अंदर इन्फेक्शियस वायरस है और दूसरे इंडिविजुअल में वायरस फैल सकता होता है, ठीक हो गया, फैल सकता होता है। और कोई ऐसा HB इन्फेक्टेड पर्सन जो कोई भी एंटीजन नहीं बना रहा, कोई एंटीबॉडी नहीं बना रहा, तो उसको बोलेंगे विंडो फेज, ठीक है, या उसको लेटेंट फेज भी सादा जबान में बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट इसकी कोई नहीं होती,
ठीक है। कहते हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर लेती है, जिस तरह टिनोफोविर है, एंटीकेविर है, क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन वाले फेज को कम कर देती है, लेकिन कैरियर स्टेट को खत्म नहीं करते। इसकी दवाइयाँ आपको सारी उम्र लेनी पड़ती है। जो टिनोफोविर है, एमट्रिसिटाबिन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। प्रिवेंशन क्या होगी? 3 तरह की प्रिवेंशन होती है, वैक्सीन ले लो, या कोई इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, या कोई अवेयरनेस होती है, ठीक है, एजुकेशन वाली। तो 3 तरह की प्रिवेंशन होती है। वैक्सीन के अंदर क्या होगा? HBS AG एंड इम्यूनोजन के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरी पैसिव इम्यूनिटी है, और तीसरा एजुकेशन को, अवेयरनेस को फैला दो, ठीक है। प्रिकॉशंस वगैरह की हेपेटाइटिस बी को किस तरह से अवॉइड करना है, ब्लड और सेक्सुअल जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देना है, और अगर इन्फेक्टेड मदर के अंदर है तो उसको भी प्रिकॉशंस वगैरह करनी पड़ती है। तो हमने हेपेटाइटिस ए और बी को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस, डी वायरस और ई वायरस को कवर करेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। अभी अजानें हो रही है तो फिर अजानों के बाद नई वीडियो बनाते हैं।